स्टीरॉइड स्टीरॉइड कौन से स्टीरॉइड माने कुछ तरह से कैरोटीनॉइड रहे तो या प्रोस्टाग्लैंडिन वही रहता। तो कैरोटीनॉइड क्या होते हैं, लिपिड की जो कैटेगरीज है, टर्पीनॉइड के अंदर कैरोटीनॉइड, जिसमें पॉलीटर्पीन चाहिए। पॉलीटर्पीन का मतलब होता है कि मोर देन एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं, उससे जैसे पॉलीटर्पीन कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ लार्ज चैन लिखा हुआ है कि हाउ मेनी लार्ज पता नहीं, पर मोर देन जो है एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं, उससे जैसे पॉलीटर्पीन कहते हैं। पर इनकी क्वालिटी खासतौर पर ये होती है कि बोथ आर एट वन टर्मिनल की कोई रिंग होती है। किस तरह से रिंग का मतलब होता है ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, या दोनों टर्मिनल पे दोनों एंड पे ऐसी रिंग स्ट्रक्चर होगी, या किसी एक एंड पे ऐसी रिंग स्ट्रक्चर होगी। इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि हाउ किस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर होती है। रिंग स्ट्रक्चर तो एक जैसे एंड पे ये रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरे एंड पे भी ऐसी रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होती है, तो उससे कहते हैं। बाकी दरमियान में जैसे CH3 जो आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं, उनकी जो है ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स है, दरमियान में जितने भी है ये सब आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स है, सब आइसोप्रीनॉइड यूनिट है। पर एंड में जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक टर्मिनल से या दोनों टर्मिनल से, उससे कहते हैं कि ये कैरोटीनॉइड की कैटेगरी हुई। ऐसी कैटेगरी को हम कहेंगे कैरोटीनॉइड की कैटेगरी, जिसके अंदर जैसे एक टर्मिनल पे या दो टर्मिनल पे क्या होगा, आइसोप्रीनॉइड की रिंग्स होंगी, या एक टर्मिनल या एंड की या दोनों टर्मिनल पे। तो ये कंपाउंड्स जो है पॉलीटर्पीन की कैटेगरी के हवाले से जो जाहिर है मेनली लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पिगमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से पिगमेंट, जैसे ब्राउन, येलो, रेड, ऑरेंज कलर की पिगमेंट्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे जो ऐसी पिगमेंट्स होंगी, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज कलर पिगमेंट्स ऑफ प्लांट, वो भी आप नोट करेंगे। इसी तरह से इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स ऑफ प्लांट पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, लेटेक्स, रबर। अब देखो लेटेक्स और रबर जो ओरिजिनली जो है ये पॉलीटर्पीन की कैटेगरी का है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था कि जस्ट टर्पीन जो होता है वो उनका यूनिट होता है, सिंथेसिस ऑफ रबर और लेटेक्स के अंदर टर्पीन होता है। पर ये जो इनकी ओरिजिनल जो कैटेगरी होती है, नेचुरल रबर जो होता है वो पॉलीटर्पीन इन नेचर होता है, जैसे ड्राई या ट्राई टर्पीन या सिंपली टर्पीन की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी फाइटोक्रोम से आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको पता है कि डे लाइट को जैसे पिगमेंट्स होती है जो रिस्पॉन्स देती है, जैसे लाइट की ड्यूरेशन, जैसे शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आपने पढ़ा है, वही पिगमेंट्स ऐसी जो है ये सब कैरोटीनॉइड की हेडिंग में आती है। कैरोटीनॉइड की हेडिंग में जस्ट एग्जाम्पल की कैटेगरी है जिन्हें आपने याद करना, एग्जाम्पल की कैटेगरी है। उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, हालांकि ये टॉपिक जो प्रोस्टाग्लैंडिन हम हार्मोन्स के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, हार्मोन्स के सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन शॉर्ट फॉर्म में PGP कहा जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो ये होगी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम का एक टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। जब भी कोई इंफेक्शन होता है या भी कोई डिजीज होती है या कोई जैसे आपके इंजरी होती है, कट या वुंड होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होता है, वर्क करता है। उसके अंदर होता क्या है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है। उस एरिया के स्वेलिंग के साथ साथ जो है पेन के साथ साथ जैसे टेम्परेचर और फीवर होता है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और उस तरह की और अलामत स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ये सारी जो कंडीशन जो होती है ये सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की निशानियां हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की निशानी, इसका मतलब है बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है और कोई भी पैथोजन है या कोई भी एक डिजीज की अलामत जो कंडीशन हुई है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन
इसका काम क्या है, ग्रुप ऑफ लिपिड्स, लिपिड के हैं मेड बाय मेमेलियन टिश्यू एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज। इसी वजह से इसे कहते हैं लोकलाइज्ड प्रोडक्शन। इसकी लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि जिस भी जगह पे कोई पर्टिकुलर प्लेस या पॉइंट या जगह नहीं है, जैसे हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ये एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन है, ये पैंक्रियाज के हार्मोन है, तो इस तरह से ये जो वहां पे पढ़ा था कि हार्मोन कोई पर्टिकुलर आर्गन में नहीं प्रोड्यूस होता, लोकलाइज प्रोड्यूस होता है। जहां पे भी टिश्यू डैमेज होता है या इन्फेक्शन होता है उसी टिश्यू के अंदर ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड देन डील विद इंजरी एंड इलनेस, यानी हीलिंग प्रोसेस। इंजरी इलनेस का मतलब हीलिंग प्रोसेस। वो किस तरह से हीलिंग प्रोसेस कि जब भी कोई इन्फेक्शन या इंजरी होता है बॉडी के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके नतीजे में स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, फीवर, ये सब जो होती है तो ये एक हीलिंग प्रोसेस है, एक इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है जिसके अंदर ये होता है। आखिरी पैरा को आप देखें तो जब भी जैसे ऐसी कोई कंडीशन हो रही होती है, एक ऐसी सिचुएशन बॉडी के अंदर डेवलप होती है, फिर हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा जैसे बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, बुखार ज्यादा है, और डॉक्टर साहब से रास्ता करते हैं तो डॉक्टर साहब कोई ड्रग्स वगैरह देते हैं ऐसी कंडीशन में। उन ड्रग्स की ग्रुप का नेम है एस्पिरिन ड्रग होती है, जिसका काम क्या होता है, रिड्यूसेस द फीवर। इधर क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में क्या हो रहा था, फीवर हो रहा था, ज्यादा हो गया, जरा उसको थोड़ा सा कम करना, उसकी वजह से ये ड्रग दी गई। डिक्रीज द पेन, इधर क्या हो रहा था, नेचुरली क्या हो रहा था, नेचुरली पेन हो रहा था, पेन इज ए पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, पर ये जरा ज्यादा हो गया था तो ये क्या हुआ, एस्पिरिन ड्रग के इस्तेमाल से अब क्या होगा, पेन में थोड़ी सी कमी होगी। और इनहिबिशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका मतलब हुआ क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फीवर भी ज्यादा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो बॉडी के अंदर पेन भी ज्यादा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। इसी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन को, इसकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं ताकि फीवर भी कम हो, बॉडी के अंदर जो पेन है वो भी कम हो, अल्टीमेटली जो पीजी की प्रोडक्शन बंद हो जाए। तो ये एस्पिरिन ड्रग्स इस तरह से काम करती है। वरना क्या है, वरना जो दे डील विद द हीलिंग प्रोसेस, बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है उसको रेगुलेट करना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है। अब हम इस पैरा में आएंगे तो ये जो रेगुलेटरी इसके जो फंक्शन है, किन किन चीजों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज इन्फ्लेमेशन, intensity of the sensation of the pain, blood flow, you know very well कि वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, डायलेशन, आप बताइए, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर वेसो डायलेशन होती है, ब्लड फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, इम्यूनिटी एंड इंडक्शन ऑफ द लेबर। इंडक्शन ऑफ द लेबर का मतलब होता है जब 9 months ऑफ द जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होते हैं तो डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, तो उस प्रोसेस के दौरान भी प्रोस्टाग्लैंडिन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये सारी जो पैरा या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंसर्न विद प्रोस्टाग्लैंडिन, पर उसकी मैकेनिज्म आप कब समझेंगे जब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का होता है, वो जब आप सीखेंगे तो ये चीज आपको आसान लगेगी, अदरवाइज नहीं। 3 पैरा के अंदर इनको अलग अलग आप डिवाइड करें, होपफुली आप समझ जाएंगे। एस्पिरिन वाली पैरा ये क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पीजी होगी तो एस्पिरिन ड्रग दी जाती है तो उसके इफेक्ट को कम किया जाता है। नेचुरली जैसे नॉर्मली पीजी की ये काम है, और डील्स विद हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी, हीलिंग प्रोसेस से इसका रिलेशन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एवरी लोकलाइज्ड टिश्यू जो होता है वहां से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक हेडिंग में आते हैं, पर उसके लिए थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, वो सीखना जरूरी है। यू नो वेरी वेल, एक चैप्टर है जो हमारे इधर पीएमसी के सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, जेनेटिक्स के अंदर जो क्रोमोसोम और डीएनए है नहीं है, तो ये आज थोड़ा सा हम सीखते हैं, रेगुलर क्लासेस में जरूर पढ़ते हैं। रेगुलर क्लासेस में तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सब जैसे डीएनए के अंदर होती है, डीएनए की कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होती है उसे जीन कहते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन, जैसे जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, कोई भी जीन जो है डीएनए का टुकड़ा ही होता है, पीस होता है, सेगमेंट होता है। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए को दे देता है, डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए को दे देता है। डीएनए टू एमआरएनए की इंफॉर्मेशन की प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।
प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देन ये ऐसा एमआरएनए जो है इस न्यूक्लियस से निकल के राइबोसोम्स की तरफ आता है, राइबोसोम्स की तरफ आता है। राइबोसोम को आमतौर पे हम कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम आमतौर पे जनरली हम कहेंगे कि इट इज प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे कोई चीज बनती है, तो इधर क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये जो एमआरएनए है अब इधर राइबोसोम में आएगा, और इस एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नेम होता है ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। टीआरएनए का मॉलिक्यूल होगा जिसका काम होता है इंफॉर्मेशन एमआरएनए की वाली होगी, डिक्टेशन एमआरएनए की होगी, जो इसके अंदर के कौन कौन से अमाइनो एसिड को लाना है वन बाय वन, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये अमाइनो एसिड जो है ये आएंगे, जो टीआरएनए लेके आएगा, और टीआरएनए किधर आएगा, टीआरएनए आएगा इधर राइबोसोम्स की तरफ आएगा, वन बाय वन एक एक करके अमाइनो एसिड को लाते जाएंगे। फिर इनकी जो असेंबलेज होगी अमाइनो एसिड की, अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड या प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। तो एमआरएनए वाली इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनेगा, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओवरऑल जैसे एक फिनोमेना है प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन, इस अमल को हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन भी कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। ये जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन हुई है मौजूद है, वो आगे जो है प्रोटीन के अंदर किस तरह से चेंज या कन्वर्ट या इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी, तो इसे हम कहेंगे जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का अमल। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन, ये इस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, काफी सारे स्टूडेंट एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से, पर चंदे के स्टूडेंट में भी ऐसे भी हों कि वो सोचते होंगे कि कैसे होगा। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से होगा कि डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन ये इंफॉर्मेशन जाएगी। तो यू नो वेरी वेल, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड, जैसे एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। डीएनए की चाहे जितनी भी लेंथ हो, पर उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी होगी। एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल है, एडिनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होगी और ग्वानिन की पेयरिंग होगी साइटोसिन के साथ, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल। जैसे अगर इधर एडिनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, एडिनिन है और ग्वानिन है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, एडिनिन होगा, इधर थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। बॉन्ड के हवाले से देखा जाए तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसका भी रूल है, एडिनिन और थाइमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से एडिनिन एंड थाइमिन आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो इस डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड की जो इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए की एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन जो होती है ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए के अंदर, ट्रांसक्राइब होगी, वही कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग रूल के तहत एमआरएनए के अंदर जो ट्रांसक्राइब होगी। जैसे इधर अगर जी है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंटरी साइटोसिन, इधर ई है तो कॉम्प्लीमेंटरी थाइमिन होना चाहिए, पर आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होगा, उसकी जगह पे यूरेसिल होगा। इधर थाइमिन है तो ये एडिनिन होगा, इधर ग्वानिन है साइटोसिन होगा, अगर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगा, एडिनिन होगा तो यूरेसिल होगा, क्योंकि थाइमिन आरएनए के अंदर नहीं होता है। तो डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए को दे देता है। मैसेंजर आरएनए के अंदर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, ये आपस में एक मिलकर ट्रिपलेट कोडॉन बनाएंगे, ट्रिपलेट कोडॉन बनाएंगे, और हर एक कोडॉन के अंदर जो है एक अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होती है, ट्रिपलेट कोडॉन। ईच ट्रिपलेट कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होती है, हर एक कोडॉन के अंदर एक अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होती है। देन ऐसा जो एमआरएनए होता है या मैसेंजर आरएनए, यू नो वेरी वेल, इधर जाएगा इंफॉर्मेशन लेके, जैसे UGCAU
कि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये लेके आएगा, इधर राइबोसोम के पास लेके आएगा। राइबोसोम के पास आएगी इंफॉर्मेशन, और राइबोसोम के अंदर जैसे अब क्या आएगा कि लाइक इधर जो टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए होगा, टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए होगा जिसके पास एक एंटीकोडॉन एंड होता है, एंटीकोडॉन एंड होता है, और दूसरी तरफ से कोई ना कोई अमाइनो एसिड होता है। इस तरह से एक एक करके इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए की होती है और उसको जो है पिक करता जाएगा, और अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनती है। एंटीकोडॉन का मतलब होता है कि अगर इधर ए यू जी है, फॉर एग्जाम्पल पहला कोडॉन ए यू जी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी जो ए का कॉम्प्लीमेंटरी होगा यू होगा, यू का कॉम्प्लीमेंटरी ए होगा, जी का कॉम्प्लीमेंटरी सी होगा। ए यू जी कोडॉन जो होता है आपको पता है कोड्स फॉर मिथ्योनिन और स्टार्ट कोडॉन। तो अगर जैसे ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है तो उसके एंटीकोडॉन एंड पे यूएसी होना चाहिए, और इधर ये मिथ्योनिन अमाइनो एसिड ये लाए, तो करेक्ट अमाइनो एसिड की जो है सीरीज या सीक्वेंस इसी तरह से बनती जाएगी हर एक ट्रिपलेट के अंदर, और अल्टीमेटली ये चेन आपको पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड होगी जिसे हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होगा। तो उसके बाद एक और थोड़ी सी हेडिंग है कि डीएनए और आरएनए के दरमियान क्या फर्क है, उसके बाद हम जो टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक है टीएमसी सिलेबस है टीआरएनए के बारे में, ओनली टीआरएनए के बारे में, थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के दरमियान थोड़ा डिस्टिंग्विश या फर्क को नोट करेंगे कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या फर्क है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो बेसिक डिफरेंस इनका जो होता है वो शुगर मॉलिक्यूल में होता है। इसका जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर है जिसका नेम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये शुगर है उसका नेम है राइबोज शुगर है, डीऑक्सी नहीं, राइबोज शुगर है। यू नो वेरी वेल C5H10O5 होगा, और इधर जो डीऑक्सीराइबोज है ये भी पेंटोज है, C5H10O4 होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 होता है, कार्बन नंबर 2 होगा तो इधर OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, और इसके अंदर जस्ट H ग्रुप होता है, O नहीं होता है। तो इस वजह से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो C5H10O4 इसका जो फार्मूला होता है। बेसिक डिफरेंस डीएनए और आरएनए के अंदर शुगर का है, पेंटोज शुगर का है। स्ट्रैंड के हवाले से अगर देखा जाए तो ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, वाइल्ड हेलिकल इन नेचर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और आरएनए जो है मोस्टली जो है ये सिंगल होते हैं। किन जगहों पे थोड़ी कॉम्प्लीमेंटरी लूप्स होती है पर ये सिंगल स्ट्रैंड है। उसके बाद बेसिस का डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए के बेसिस में फर्क है। डीएनए के बेसिस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन है। आरएनए के बेसिस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, ये आरएनए के बेसिस है। आरएनए की बेसिस के अलावा बाद में जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकेशन पे अपन नोट करेंगे कहाँ पे ये पाए जाते हैं। डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और आरएनए जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। आरएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर पाया जाता है। सब टाइप उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कोई आगे फर्दर टाइप्स है डीएनए की या नहीं। डीएनए के लिए कोई भी सब टाइप नहीं है, इसके अंदर 3 सब टाइप है। 3 सब टाइप है, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे एक एमआरएनए है, और दूसरा जो है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा आरएनए होता है आरआरएनए। 3 सब टाइप्स होते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन देखा जाता है कि डीएनए का फंक्शन क्या है और आरएनए का फंक्शन क्या है। फंक्शन के हवाले से देखें कि ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए सर्व्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए सर्व्स एज अ जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल, और आरएनए होता है इसे कहते हैं कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए की इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स तक लेके जाते हैं, या साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड पड़े होते हैं टीआरएनए उनको राइबोसोम की तरफ लेके आते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे ये कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है। डीएनए और आरएनए के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है, और चाहे डीएनए हो या आरएनए हो उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। बैक पेज पे हमारे थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड को सीखते कि हाउ किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है मौजूद होता है, न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी टिपिकल जो
न्यूक्लियोटाइड होगा उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड डीएनए हो या आरएनए हो, इसका बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन से? एक होता है पेंटोज शुगर जो होता है, वो स्केलेटन के तौर पे काम करता है। जैसे हम 1-2 दिनों से स्केलेटन स्केलेटन पढ़ रहे हैं। स्केलेटन का मतलब होता है कि एक तरफ से कार्बन नंबर 1 के साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, कार्बन नंबर 5 पे जो है फास्फेट ग्रुप जो है अटैच होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि पेंटोज शुगर जो है स्केलेटन के तौर पे सर्व करता है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी टिपिकल एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप होता है। तो एक जो है या फास्फोरिक एसिड जो है एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड की जो पहचान होती है वो होता है नाइट्रोजनस बेस होता है। अगर इधर नाइट्रोजनस बेस जो है अगर एडिनिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नेम हो जाएगा एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस अगर इधर गुआनिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नेम हो जाएगा गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस अगर जो है साइटोसिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नेम हो जाएगा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस अगर इधर जैसे हम कहें थाइमिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नेम हो जाएगा थाइमिन न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस अगर यूरेसिल है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नेम हो जाएगा यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है। हर न्यूक्लियोटाइड की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बाकी तो कंपोनेंट सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में। One nucleotide is different from another nucleotide on the basis of nitrogenous base। और इन न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नेम होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और लिंकेज, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या लिंकेज बनने का अमल होता है। तो इस तरह से बेसिक यूनिट होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। वन न्यूक्लियोटाइड है अनदर न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस या डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होता है और ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। और जाहिर है फिर आगे जो लेंथ जो टीआरएनए की अलग अलग हो जाती है और आरएनए की अलग अलग हो जाती है, पर जैसे हम कहेंगे इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में देखा जाए तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम कहेंगे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट है पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। बेसिक डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के अंदर होता है वो राइबोज शुगर की बेसिस पे होता है। तो हम कहेंगे कि आरएनए इज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। द न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स राइबोज शुगर। राइबोज शुगर होता है तो इस वजह से राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे हमने डिस्टिंग्विश में पढ़ा था डीएनए और आरएनए के अंदर की इसके नाइट्रोजनस बेसिस कौन से? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थाइमिन की जगह पे तो यूरेसिल होता है। थाइमिन डीएनए के अंदर होता है और आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। इट मींस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। एंड फंक्शन है कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल व्हाइल आरएनए हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। और आगे जैसे हमने पढ़ा है कि आरएनए के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो कौन कौन से टाइप्स है ये हमारे पीएमसी सिलेबस का पार्ट है, हिस्सा है, मेन जो टॉपिक है जिसको आप नोट करेंगे। पहला टाइप है प्रोटीन टाइप के सवाल है, सब प्रोटीन टाइप के सवाल है। पहला टाइप है मैसेंजर आरएनए। लफ्ज से जाहिर है मैसेज लेके जाना है। किसका मैसेज? डीएनए का जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है, कोडान को जो डीएनए की जो है न्यूक्लियोटाइड की सीरीज है वो सारी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए के अंदर। तो उसे हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए बन जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड है। इट्स लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द चेन। जैसे अगर डीएनए के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहें कि इधर 900 न्यूक्लियोटाइड है तो एमआरएनए के अंदर भी इतनी लेंथ हो जाएगी। अगर हम कहेंगे
जीन या डीएनए के सीक्वेंस के अंदर 600 न्यूक्लियोटाइड है तो एमआरएनए की भी लेंथ कितनी होगी। तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ जीन पे करता है, जितनी जीन की लेंथ या साइज होगी न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी जो है एमआरएनए की होगी। वेरिएबल डिपेंड करता है जीन की लेंथ पे। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। कोडान थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे देता है और देन ये ट्रिपलेट कोडान की सूरत में जो ट्रिपलेट कोडान की सूरत में कोड वर्ड छुपे हुए हैं, हिडन इनकोडेड इंफॉर्मेशन है जो आगे कहाँ जाएगी, आगे जाएगी राइबोसोम की तरफ। एंड these codons are basically triplets of nucleotides of mRNA which encode one amino acid। जैसे बार बार रिपीट करेंगे, each codon कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, उसको कोड करने की सलाहियत मौजूद है। और इसी तरह से टोटल जो आरएनए है उसका 3 to 4%, सबसे कम जो परसेंटेज या रेशियो जो होता है वो मैसेंजर आरएनए का होता है। सबसे आगे हम पढ़ेंगे ज्यादा भी है उसका भी नोट करेंगे आरआरएनए की आरएनए पर सबसे कम जो है वो मैसेंजर आरएनए का रेशियो होता है टोटल आरएनए के हवाले से 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। तो जैसे ये न्यूक्लियोटाइड के सवाल है पर इसकी जो बेसिक्स है वो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस आप सीखेंगे तो ये कोई माना नहीं रखता है कि मैसेंजर आरएनए क्या है। जस्ट एक ही लफ्ज है जो क्लेमिंग है कि 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए, 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए, ठीक है। और डी आपकी राइबोज और राइबोज शुगर के अंदर जैसे कार्बन नंबर 2 है ना, इधर जस्ट OH नहीं है, जस्ट H ग्रुप है तो फार्मूला होता है C5H10O4 हो जाता है, O4 होता है, एक O कम हो जाता है। और सेम जो राइबोज शुगर होता है उसका सेम कार्बन नंबर 2 होता है, इधर जो है OH ग्रुप होता है, इस वजह से इसका फार्मूला C5H10 एंड O5। एक ऑक्सीजन लेस हुआ है। ऑक्सीजन लेस कैसे हुआ है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कार्बन नंबर 2 पे जो है जरा कार्बन नंबर 2 पे H होता है, OH नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंस बना। अब अनदर टाइप की आपने दैट इज टीआरएनए। टी का मतलब होता है ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करना है। जैसे इंफॉर्मेशन सारी है, कमांड सारे हैं वो एमआरएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी अकॉर्डिंगली टीआरएनए 1 by 1 जो है पिक करेगा, ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड को जो स्कैटर्ड है, फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म पड़े हैं उनको लेके राइबोसोम तक लेके आने का काम होगा, वो टीआरएनए मॉलिक्यूल का होगा। तो टीआरएनए कंसिस्ट ऑफ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड, यानी ये इसकी जो साइज है आप जैसे देखें एमआरएनए की साइज जो फिक्स नहीं थी, इसकी जो है साइज फिक्स है 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है पर किन किन जगहों पे कॉम्प्लीमेंटरी जो बेसिस भी मौजूद होती है। कुछ ऐसी पॉइंट्स होती है, जगह ही होती है जहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर होते हैं। किस तरह से एक इलस्ट्रेशन में देखते हैं, होपफुली आप सीख जाएंगे कॉम्प्लीमेंटरी किस तरह से। ये टीआरएनए की जो शेप होती है क्लोवर लीफ शेप की तरह जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है क्लोवर के लीफ की शेप की तरह, क्लोवर के नहीं प्लांट है ग्रास उसकी शेप की तरह होता है। टीआरएनए का मॉलिक्यूल इस तरह से होता है टीआरएनए का मॉलिक्यूल। तो टीआरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर है तो सिंगल स्टैंडर्ड पर किन किन जगहों पे जो है ना कॉम्प्लीमेंटरी बेस मौजूद है। जैसे ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंटरी नजर आएंगे, ये जो लूप है इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंटरी जो है तो कुछ जो बेसिस नजर आएंगे। तो बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो ये जो है लाइक एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म है, ये टी लूप है, ये एंटीकोडॉन लूप है जो एमआरएनए की जैसे कोडॉन एमआरएनए की कोडॉन होगी उसके अगेंस्ट एंटीकोडॉन जो लूप बनाएंगे, ये एंटीकोडॉन का हिस्सा होगा। ये डी लूप है। तो इस तरह से जो है कोई डिटेल वगैरह इतनी नहीं है पर कहने की बात है इसके अंदर जो है ऐसे बेसिस की अरेंजमेंट होती है किन किन जगहों पे कॉम्प्लीमेंटरी होती है, किन किन जगहों पे। बाकी है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है बट सम पॉइंट के रीजन पे कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस भी मौजूद है। इट इज एंटीकोडॉन ऑफ द जेनेटिक कोड एज इट्स कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए का काम होता है कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर लेके आना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना साइटोप्लाज्म में।
जैसे मीथ्योनिन है, और पहला कोडान आपने पढ़ा है कि एमआरएनए के अंदर जो पहला कोडान होता है AUG होता है, स्टार्ट कोडान होता है AUG। एमआरएनए पे अगर कोडान AUG हो तो इधर क्या होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंटरी यू, यू का कॉम्प्लीमेंटरी ए, जी का कॉम्प्लीमेंटरी सी। और इधर टीआरएनए के अंदर एंटीकोडान एंड जो होगा वो यूएसी होगा, और इधर जो अमाइनो एसिड की जो अटैचमेंट की पॉइंट होगी वो इधर यकीनन मीथ्योनिन होगा, कोई दूसरा अमाइनो एसिड नहीं होगा। करेक्ट फॉर्म में ये होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एंटीकोडान जो एंड होता है, एंटीकोडान एंड होगा वो टीआरएनए का एंटीकोडान होगा। ठीक है, एंटीकोडान अब जेनेटिक कोड एज कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म, कॉम्प्लीमेंटरी किसके, एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। जितनी भी सीरीज एमआरएनए की होगी तो कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड भी होगा तो साथ साथ में उसका एक एंटीकोडान भी इस एंड पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक अमाइनो एसिड आए और जो AUG कोड फॉर मीथ्योनिन, तो इधर कॉम्प्लीमेंटरी इसके जो एंटीकोडान होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो जाहिर है कि प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से यहाँ की जगह नहीं होगी और कोई करेक्ट वगैरह जो अमाइनो एसिड असेंबल नहीं होगा। इट ट्रांसफर्स रिलेटेड अमाइनो एसिड। आप देखो रिलेटेड का मतलब होता है तो जो एमआरएनए इनको कमांड देगा, ऑर्डर देगा, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन होगी वही अमाइनो एसिड इधर आएगा। हालांकि 20 टाइप के अमाइनो एसिड पड़े होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि अल्फाबेट के लेटर्स जो होते हैं वर्ड्स में जो होते हैं करेक्टली होते हैं, एक के बाद को दूसरा कौन सा आना चाहिए, नेक्स्ट कौन सा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो एमआरएनए की होती है। एमआरएनए के अकॉर्डिंगली जो है टीआरएनए इनको पिक करता आएगा टू द फ्रॉम द साइटोसोल टू द राइबोसोम एंड दे आर 60 इन नंबर। और ह्यूमन बींग के अंदर 45 जो डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो 64 कोडान को कोड कर। उसका भी एक रूल है कि भाई ऐसा क्यों होता है। हमारे ज्योतिष साहब ने एक सवाल पूछा था, फिर भूल भी गए, सवाल पूछते हैं भूल जाते हैं, बाद में मैं रिपीट नहीं करती। 10 to 20% आपके टोटल आ रहे थे जो मौजूद है, 10 to 20% आ रहे थे, बस ये टोटल आ रहे का ये लक्ष्य प्रोटीन टाइप का इसको आप आखिरी हेडिंग पे आते हैं RRNA या राइबोसोमल RNA। RRNA सुमार इसका मतलब राइबोसोम, खुद राइबोसोम्स होते हैं, खुद जो राइबोसोम्स होते हैं ये इसके दो सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम्स दो चीजों के बने होते हैं, इसके अंदर एक RRNA होता है और दूसरा जो है आधा हिस्सा होता है वो प्रोटीन का होता है। RRNA हो राइबोसोमल RNA तो 50% RNA होगा, 50% प्रोटीन होगा। राइबोसोम खुद से जो है इन दो चीजों के बने हुए हैं। तो जाहिर है राइबोसोम का क्या रोल है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। राइबोसोम का रोल ये होता है कि इनको टीआरएनए को एक जगह या पॉइंट अवेलेबल करके देता है, और उसके बाद जैसे अमाइनो एसिड्स आएंगे, अमाइनो एसिड को देना आपस में जो लिंक करते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन और अमाइनो एसिड बनती जाएगी। तो ये सारा काम जो होता है इस राइबोसोम का होता है। राइबोसोम के अंदर एक्चुअली होते क्या है, दैट इज RRNA होते हैं। वही RRNA प्रेजेंट इन राइबोसोम लार्जेस्ट अमाउंट, सबसे तेज टाइप है, उसमें सबसे साइज के हवाले से जो RRNA बना है। कैसे 80% ऑफ टोटल RNA आप देखें सबसे ज्यादा ही है, और इसका काम क्या है, पेप्टाइड लिंकेज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये इस RRNA का काम होता है। तो सिंपली प्रोटीन टाइप के सवाल है, 2-3 आप इनको नोट करेंगे। कल हमें एक नेक्स्ट जो आखिरी सेक्शन होगा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से किसी नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे।